हाँ देखो जरा, एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्फीयर्स आर कंप्लीटली इनसाइड, दैट इज 100% कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल ऑफ HCP। एक HCP हेक्सागोनल 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 जो क्लोज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसका जो एक यूनिट सेल होता है उसमें कितने स्फीयर्स कंप्लीटली इनसाइड होते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्फीयर्स आर कंप्लीटली इनसाइड, दैट इज 100% कंट्रीब्यूशन इन वन यूनिट सेल ऑफ HCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं जो कंप्लीटली इनसाइड होते हैं, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन 100% होता है। ये सॉल्व करो। अच्छा देखो जरा, जो वन यूनिट सेल होता है HCP का, वो कुछ ऐसा होता है। ये हेक्सागन, इसमें 7 एटम्स होते हैं, ये एटम्स के सेंटर हैं। 6 हेक्सागन पर होते हैं, एक उसके सेंटर पे होता है। एंड दिस वन इज लेयर ए। 3 एटम इसके बीच में होते हैं, जो इस एटम के ऊपर रखे रहते हैं 3। और सेवन एटम ये होते हैं। अब देखो जरा बेटा, ध्यान से समझना। इसका जो करेक्ट आंसर आए, देखो इसका अगर जेड इफेक्टिव निकालते थे यूनिट सेल का, वन यूनिट सेल का जब हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं, तो बेटा ये जो एटम होता है ये हेक्सागन के कॉर्नर पर है। ऐसे कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 एटम होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है। बिकॉज अगर क्यूब के कॉर्नर पे तो 8 क्यूब शेयर्ड होते हैं, हेक्सागन 6 होंगे, 3 एक प्लेन में 3 ऊपर वाले प्लेन में। प्लस ये जो एटम है जो ये सेंटर पर है, ये ऐसे 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, एक नीचे वाले एक ऊपर वाले। तो ऐसे 2 एटम है, तो 2 × 1/2 प्लस जो हम करते थे 3 × 1, तो बेसिकली ये क्या आ जाता था? 2 + 1 + 3, सो 6 आता था जेड इफेक्टिव। अगर आपको याद हो तो जेड इफेक्टिव हम इसी तरीके से निकालते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखो ध्यान से देखना जरा ये बात। दिस विल बी 1D अरेंजमेंट। अब 2D का बेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए वॉइड में डाल रहा हूं इस तरीके से। सो दिस इज लेयर ए। इस लेयर ए में हमने 7 एटम सेलेक्ट करे थे, ठीक है। तो लेट्स से वो ये 7 एटम है, ये 2, ये 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 और ये, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो लेयर बी होगा, जो बेटा लेयर बी होगा वो एक्चुअली में ऐसा ही लेयर होगा, बट उसको हम शिफ्ट कर देंगे इनके वॉइड्स में, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा 1 2, इनके वॉइड्स में होगा 3 4, वो भी ऐसा ही लेयर होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो होता क्या है, अब ध्यान से समझो। ये जो 3 स्फीयर होते हैं बेटा, ये जो 3 स्फीयर होते हैं ऐसे इस तरीके से, तो इनसे भी तो अटैच्ड एटम होंगे, इससे भी तो अटैच्ड एटम होंगे ना। एक्चुअली में लेयर तो सेकंड वाली भी वैसा ही है। तो होता क्या है बेटा, ये जो 3 एटम होते हैं इनका 89% के आसपास इस यूनिट सेल के अंदर आता है। आप इसको विजुलाइज करो, आप इसको विजुलाइज करो, इसका 89% के आसपास ये 3 स्फीयर का यूनिट सेल के अंदर आता है। कुछ स्लाइसेस इसकी बाहर रहती हैं यूनिट सेल के, लेकिन
लेकिन उससे अटैच्ड एटम का देखना जरा बेटा ध्यान से। जैसे अगर मान लो ये यूनिट सेल है ऐसे, तो इसका 10-11% बाहर निकला, तो इस वाले का 10-11% अंदर आ जाता है। तो एक्चुअली में इन रियलिटी क्या है, ये लिखना गलत होता है। हमें लिखना चाहिए 3 इंटू 89% प्लस 3 इंटू 11%। एग्जैक्टली बेटा सिमेट्री से क्या होता है, इसका 3 का जो आपको दिखते हैं कि कंप्लीटली इनसाइड है, उनका सिर्फ 89% अंदर होता है, और उनसे अटैच्ड एटम का, क्योंकि जितना स्लाइस इस एटम का बाहर निकलेगा उतना दूसरे एटम का अंदर आ जाएगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इन रियलिटी होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसका जो आंसर होगा वो आएगा 0। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आएगा 0। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। होता क्या है कि एनसीईआरटी हर जगह आप देखोगे तो इसको 3 इंटू 100 लिख देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो बीच वाले जो सेकंड लेयर के 3 एटम है वो कंप्लीटली इनसाइड है। बेटा 3 थोड़ी होंगे, एक्चुअली में ये पूरी लेयर होगी ऐसी। तो जब यूनिट सेल हम फॉर्म करते हैं तो 3 एटम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके अटैच्ड 3 एटम का 11% कंट्रीब्यूशन होता है, और ये सिमेट्री से टोटल 100 हो जाता है। डेंसिटी कैलकुलेशन एंड ऑल से ऐसा पता लगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या आएगा, 0। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, देखो जरा ध्यान से, एक एफसीसी लैटिस है, एफसीसी लैटिस है, ठीक है। एफसीसी लैटिस ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे, ये 8 कॉर्नर्स हो गए, एंड 6 फेस सेंटर्स होंगे। ठीक है, ये एक लैटिस है, इसमें आपको बताना है नियरेस्ट डिस्टेंस पर, एक एटम से नियरेस्ट डिस्टेंस पर कितने एटम्स हैं और उनकी डिस्टेंस कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड डिस्टेंस। ये बताना है आपको नियरेस्ट वाला, उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट टू नियरेस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट 5 तक बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 1, सबसे पहले तो नियरेस्ट, फिर नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 5। आपको यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है कि कितनी डिस्टेंस पे होंगे ये, और ये नंबर कितना होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, एफसीसी लैटिस में नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे और वो कितनी डिस्टेंस पे होंगे। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5। बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करो। देखो जरा, जो डिस्टेंस होगी, बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ये 3 एटम टच करते हैं एफसीसी में, दिस होल डिस्टेंस इज a√2। तो इन दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, a√2/2। सो डिस्टेंस, जो फर्स्ट डिस्टेंस होता है बेटा वो होता है, देखो यहां देखो ध्यान से, a√1/2। ये बात समझ आ गई। अब देखना जरा ध्यान से, नेक्स्ट डिस्टेंस ऐसा ऑब्जर्वेशन है 2/2, नेक्स्ट डिस्टेंस आएगा 3/2, नेक्स्ट आएगा 4/2, नेक्स्ट आएगा 5/2, और नेक्स्ट आएगा 6/2। देखो कितना काम आसान हो गया आपका। जो सबसे पास वाला डिस्टेंस है वो इन 2 एटम का होता है बेटा, इन 2 एटम का। उसके बाद जो सेकंड होता है वो √2/2, दैट इज a, दिस इज a√2, दिस इज a√3। तो एक ही यूनिट सेल के अंदर ये डिस्टेंस है a√2, a√3, बट ये बेटा देखो आपका नेक्स्ट 5 नियरेस्ट है। तो कौन कौन से होंगे ये डिस्टेंस,
और कितने होंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो कभी भी अगर ए होता है, ए डिस्टेंस अगर चलना है आपको, तो देखो क्या होता है, देखो यहाँ ए डिस्टेंस इस साइड चलने पे एक एटम मिलेगा, एक यहाँ 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 मिलेगा। क्यूब में 6 एटम मिलते हैं ए चलने पर। ए रूट 2 चलने पे हमेशा 12 मिलते हैं, ए रूट 3 चलने पर हमेशा 8 मिलते हैं। आप समझो, मैं आपको जो ट्रिक बताना चाह रहा हूं, अगर बेटा आप ए चलोगे तो आपको 6 मिलेंगे, आप 2 ए चलोगे तो भी 6 मिलेंगे, आप 3 ए चलोगे। अगर ए का डेरिवेटिव आप चलोगे, ए देखो, अब जब ए चलोगे तो आप ऐसे मान लो ना, उसी यूनिट सेल को मैंने 2 ए लेंथ मान लिया, तो ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 ए 6 ए सब में 6 मिलेगा। उसके बाद ए रूट 2 डेरिवेटिव, ए रूट 2 डेरिवेटिव मतलब 2 इंटू ए रूट 2, 3 इंटू ए रूट 2, 4 इंटू ए रूट 2, समझ गए, उसमें हमेशा 12 मिलेगा। ए रूट 3 डेरिवेटिव में हमेशा 8 मिलेगा, आप विजुलाइज कर लेना। आप कितने भी दूर चले जाओ, ए रूट 3 वाले डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, तो अगर आप 2 इंटू ए रूट 3 जाओगे इस एटम से, तब भी आपको 8 ही मिलेंगे, बिकॉज दैट डायरेक्शन इज फिक्स्ड। तो अब बताओ ये किसका डेरिवेटिव है? दिस फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ, देखो, ए रूट 2 बाई 2। तो आप ए रूट 2 चलो, या ए रूट 2 बाई 2 चलो, या आप ए रूट 2 बाई 3 चलो, या 2 इंटू ए रूट 2 चलो, या 3 इंटू ए रूट 2 चलो, या 4 इंटू ए रूट 2 चलो, सब में 12 ही आएगा। ए रूट 2 डेरिवेटिव है, इसका 12 आता है, और जो बच गए वो 24 आते हैं। अब ये मत बोलना आप कि सर ये तो ए रूट 3 का डेरिवेटिव है। नो, दिस इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ ए रूट 3। ए रूट 3 का डेरिवेटिव होता है ए रूट 3 बाई 2, रूट के अंदर 2 है। तो ये नंबर्स होते हैं और ये डिस्टेंसेस होती हैं, और ये आप आराम से विजुलाइज कर लेना, आपको दिख जाएंगे। सर हाँ सर वो ए रूट 3/2 मतलब कैसे आया सर? ये 24, हाँ, कैसे आए वो ए रूट 3/2? हाँ वो बता देता हूं अभी, आप एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करो। एक बार ये सारे विजुलाइज करो, मैं बता देता हूं। देखो जरा, इसको 1 बोल देते हैं, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। क्लियर है? देखो, जो ए रूट 1/2 डिस्टेंस है वो तो बेटा किसका है, 1 और 10 का है ना, ये तो क्लियर है। जो ए रूट 2/2 डिस्टेंस है वो है 1 और 2 जैसा, ठीक है। उसके बाद ए रूट 3/2, ए रूट 3/2 जो डिस्टेंस है वो आप ऐसे देखो, तो ऐसे देखो, अगर ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, इस फेस सेंटर के सामने वाला वॉल जो है, जो सामने वाला वॉल है, जो सामने वाला फेस है, इस फेस सेंटर से सामने वाले फेस सेंटर का ऊपर वाला देखो, देखो इस फेस सेंटर से सामने वाले फेस सेंटर का डिस्टेंस कितना है, ए, यस और नो? हाँ और उस फेस सेंटर से उस कॉर्नर का डिस्टेंस क्या है, a/√2। एक डिस्टेंस ए हो गया, एक हो गया ओके सर, a/√2, समझा। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ सर, समझा। तो ये क्या हो गया, a² + a² बाई 2, 3a² बाई 2
तो √3a/2a, बोलो। हाँ सर, ओके। अब देखो, अब ये देखा 24 कैसे आएगा, ये समझे। 24, अब 24 कैसे आएगा देखो। अब आप ऐसे सोचो बेटा, ऐसे सोचो, इस फेस का जिस पे बोर्ड है, उसका एक कॉर्नर, उसके कॉर्नर से इस क्यूब में ऐसे एटम कितने होंगे? 3 ऐसे एटम होंगे, 3। कौन से 3 होंगे? वो 3 फेस सेंटर जिस पे ये अटैच्ड नहीं है। तो देखो जरा, इस कॉर्नर, अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं, तो इस कॉर्नर से कौन से 3 फेस अटैच्ड हैं? एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ऊपर वाला। तो कौन से 3 अटैच्ड नहीं है फेस? एक ये नीचे वाला, एक ये वाला, है ना, और एक सामने वाला। तो उस कॉर्नर से इस रूम के अंदर 3 ऐसे फेसेस हैं जिनके फेस सेंटर का डिस्टेंस a√3/2 है। क्लियर है बेटा? और उस कॉर्नर से ऐसे कितने रूम शेयर्ड हैं? 8। और एक रूम में कितने हैं? 3। तो कितना हो जाएगा? 24। बेटा ये दिख गया सबको? हाँ सर। और ये ऑलरेडी पता होगा, ये होपफुली पता होगा आपको, ये पता होगा, ये पता होगा। अब आप लोग बताओ, a√5/2 कौन सा डिस्टेंस है, और ये 24 क्यों आएगा? सर a√5/2 एक कॉर्नर से दूसरे यूनिट सेल के फेस सेंटर तक होगा डिस्टेंस। करेक्ट। अगर यहाँ पे एक और अगर यहाँ पे यूनिट सेल बना दिया जाए, ठीक है, ऐसा, ये हो गए ना 2 यूनिट सेल, है ना? बोलो, 2 यूनिट सेल हो गए ना? ठीक है। तो अब आप क्या बोल रहे हो? इस कॉर्नर से तो ऊपर वाले फेस सेंटर में दूसरे यूनिट सेल। ये, हाँ ठीक है। तो देखो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3a/2। अरे दिस इज a/2, एंड दिस डिस्टेंस a/2। यस और नो? तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a/2 का स्क्वायर, यही होगा ना? तो ये हो जाएगा 9a² / 4 प्लस a²/4, तो 10a²/4। तो इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5/2, रूट के अंदर 5/2, है ना? ये आ जाएगा? बोलो बेटा। हाँ अरे बताओ भाई। अब देखो, ये 24 कैसे आएंगे, ये बताओ। देखो मैं बताता हूं, आप इस साइड चले, यहां देखना, आप इस साइड जा रहे हैं कॉर्नर से, इस साइड, ठीक है? तो देखो, इस साइड आप चलो 3a/2, ध्यान से देखना, 3a/2 आप इस साइड चलो, उसके बाद a/2 आपको ऐसे चलना है। तो दिस डिस्टेंस इज करेक्ट, ओके? तो ऐसे चलने के बाद एक आप ऐसे चले, एक आप ऐसे चले, 2 मिल गए आपको? अरे बोलो, अरे बताओ भाई, ऐसे और ऐसे, हाँ बोलो। और ऐसे भी जा सकते हो आप, ऐसे, ऐसे मिलेगा एटम या नहीं, बताओ? मिलेगा सर। और ऐसे मिल गया, और नीचे तो क्या है? 1 2 3 4, एंड दिस इज, अगर ये प्लस एक्स एक्सेस है तो प्लस एक्स पे 4 मिल रहे हैं, माइनस एक्स पे 4, प्लस वाई पे 4, माइनस वाई पे 4, प्लस जेड पे 4, माइनस जेड पे 4। और सुनो, एक और बात बताता हूं आपको, एफसीसी में कभी भी आपसे 2 एटम के बीच में सवाल पूछा जाए, ठीक है, और स्पेसिफिक वो नहीं है, मतलब अगर a√2
2a√3 और a का डेरिवेटिव बन गया तब तो नंबर फिक्स है। उसके अलावा अगर कोई है तो हमेशा 24 आता है, हमेशा 24। तो याद रखना ये जेई में आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है। फर्स्ट डिस्टेंस इन एफसीसी a√1/2, a√2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। ये पैटर्न क्यों आता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप सोचना, आपको समझ आएगा ऐसा ही क्यों आया। तो दिस इज ए डिस्टेंस पे हमेशा 6 होता है, a√2 पे हमेशा 12 होता है, एक प्लेन में 4 होते हैं, इस प्लेन में 4, इस प्लेन में 4, ये 12 होता है। और ये सी का डेरिवेटिव है तो ये भी 12 हो गया। a√3 8 होता है और जो बचे हैं वो 24 होते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो क्यूबिकल सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो क्यूबिक सिस्टम होते हैं उसके जो अरेंजमेंट होते हैं, देखो जरा किस तरीके के हो सकते हैं। याद रखना CTO, ये होता है C मतलब क्यूबिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो याद रखना है आपको ये कैसे, CTOMH, CTOMH RT, CTOMH RT। ठीक है, अब इनकी जो डिस्टेंसेस होती हैं वो आपको मालूम ही होंगी। ABC बराबर होता है अल्फा बीटा गामा 90 होता है, ये तो मालूम ही है। इसमें सिर्फ एक लेंथ चेंज हो जाएगा तो अल्फा बीटा गामा 90 ही होगा। इसमें दोनों लेंथ चेंज हो जाते हैं, अल्फा बीटा गामा इसमें भी 90 होता है। अब जो मोनोक्लिनिक है, जो मोनोक्लिनिक है उसमें ABC, मोनोक्लिनिक कोई बताएगा क्या होता है? मोनोक्लिनिक अरेंजमेंट मालूम है आपको क्या होता है? किसी को मालूम हो? बोलो। इसमें तीनों लेंथ तो डिफरेंट ही होते हैं, एक एंगल भी अदर देन 90 होता है, एक एंगल अदर देन 90 होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट नॉट इक्वल टू गामा। ट्राइक्लिनिक याद रखना सबसे ज्यादा रैंडम, तीनों एंगल डिफरेंट, तीनों लेंथ डिफरेंट। ठीक है, हेक्सागोनल आपको मालूम है A और B बराबर होगा, C इसका इक्वल नहीं होता है, और अल्फा इसका जो अल्फा होगा वो 120 होगा और बीटा गामा 90 होगा। रोम्बोहेड्रल ABC इक्वल होता है, बस अल्फा बीटा गामा 90 नहीं होता है। तो ये इस तरीके से मेरे को याद है। सिमेट्रिक है, शुरू में 3 जो होंगे आपके वो लेंथ में पहला, देखो सबसे पहले सिमेट्रिक लिया, फिर एक लेंथ चेंज किया, फिर 2 लेंथ, तो CTO हो गया। ट्राइक्लिनिक कंप्लीटली रैंडम, मोनोक्लिनिक में एक एंगल गड़बड़ होता है। हेक्सागोनल इज वेरी इजी, हेक्सागन बनाओगे तो 2 लेंथ तो सेम होंगे AB, और ये वाली लेंथ C डिफरेंट होगी, और 2 एंगल 90 होंगे, एक 120 होगा। हेक्सागोनल इज वेरी इजी। रोम्बोहेड्रल में सिर्फ क्या करना है, ABC इक्वल होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे, बट वो 90 नहीं होंगे, थोड़ा टिल्ट कर देंगे बस। मोनोक्लिनिक में एक एंगल गड़बड़ होता है।
तो देखो ये तो एक बात है, लेकिन ये क्यूबिक्स ये आपके यूनिट सेल सिस्टम है, तो 7 यूनिट सेल सिस्टम पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेवियस लैटिस हैं वो 14 होते हैं। और ब्रेवियस लैटिस कैसे कैसे होते हैं ध्यान से देखो। एक होता है बेटा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और इंड सेंटर्ड क्यूबिक। ईसी इंड सेंटर क्या होता है, 8 कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स के बाद सिर्फ 2 फेसेस पर जो इंड वाले फेसेस हैं, तो ये 4 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो ये 14 होते हैं। तो जो सिंपल क्यूबिक है वो सबका पाया जाता है, सिंपल क्यूबिक सबका है अगर, तो 7 तो हो गए, बोलो। और याद रखना ऑर्थोरोम्बिक के सारे होते हैं, तो बीसीसी भी होगा, एफसीसी भी होगा और इंड सेंटर भी होगा, इसके चारों हैं। क्यूबिक के देखो ये 3 में एक एक ही होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, 3 2 5 4 9 और 2 11। हाँ इसमें आपका, एक सेकंड रुको, देखो क्या है, ये 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं। तो देखो कैसे याद करना, सब में सिंपल क्यूबिक तो आपने सब में डाल दिया, CTOMHRT में आपने सिंपल क्यूबिक तो सबका पाया जाता है। फिर याद रखना बीसीसी शुरू के 3 का पाया जाता है। बीसीसी किसका पाया जाता है, शुरू के 3 का। तो 7 सिंपल क्यूबिक हो गए, बीसीसी 3 हो गए, तो 10 हो गए। उसके बाद ये याद रखना कि जो 4 टाइप के बेसिक यूनिट सेल है, CTO ऑर्थोरोम्बिक में चारों होते हैं, तो इसमें 2 और बढ़ गए, हो गए 12। उसके बाद इंड सेंटर 2 में पाया जाता है। कौन से इंड सेंटर किसमें है, 2 में। एफसीसी 2 में है और इंड सेंटर 2 में है, आप ऐसे याद रख सकते हो। एफसीसी 2 में है और इंड सेंटर 2 में है। एफसीसी आपका 1 3 में होता है, बिकॉज देखो 3 में तो सब है, तो एफसीसी 1 3 में होता है। और इंड सेंटर आपका 3 और 4 में होता है, 3 में तो सब है। तो अगर मैं इसको ऐसे रफ कर दूं तो देखो मेरे को कैसे याद है। देखो इसमें सिंपल क्यूबिक, इसमें सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक फर्स्ट बेसिक यूनिट है वो सब में होगा, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक हो गया। उसके बाद बीसीसी शुरू के 3 में होगा, तो 7 3 10 हो गए। उसके बाद थर्ड वाले में सारे होंगे, एफसीसी और ईसी, तो 12 हो गए। उसके बाद एफसीसी फर्स्ट और थर्ड में होता है और इंड सेंटर 3 और 4 में होता है। काउंट कर लो, ये 14 हो जाएंगे। इसको ऐसे याद रखना होता है। तो इसका क्वेश्चन बेटा इसका भी आ सकता है, इन डायमेंशंस का। और ये 14 ब्रेवियस लैटिस में किस यूनिट सिस्टम के, जैसा भी कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोक्लिनिक का एज डायमेंशन और एंगल में क्या रिलेशन होता है, प्लस उसके कौन कौन से ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं होगा। सिंपल क्यूबिक, इंड सेंटर याद रखना, CTOMHRT शुरू के 4 में ही होते हैं, लास्ट के 3 में तो एक एक ही होते हैं। और बीसीसी शुरू के 3 में होता है, ओ में सब कुछ होता है, और इंड सेंटर 3 4 में होता है। और फेस सेंटर अगर आप ऐसे लिखो तो सिंपल क्यूबिक 1 to 7 ऑल, बीसीसी 1 to 3 ऑल, एफसीसी 1 and 3 एंड ईसी 3 and 4। एनालिसिस करने के ऊपर होता है, ये आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। S+O2 जब सल्फर का कंबसन करते हैं तो SO2 बनता है बेटा, ठीक है। तो ये कंबसन कर रहा हूं मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैंने कंबसन करा तब, और S+O2
अगर मान लो मैंने कंबसन करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करा, बिकॉज कंबसन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक बार करने के बाद फिर आपने 25 मेंटेन करा तो अभी SO2 बनेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो यूज्ड सल्फर होगा वो कौन सा होगा, और यहाँ पे जो यूज्ड सल्फर है वो कौन सा होगा। सल्फर के एलाइट्रोपिक फॉर्म मालूम है ना आपको, तो सल्फर के जो एलाइट्रोपिक फॉर्म है बेटा याद रखना, एक बात ध्यान से सुनना। सल्फर के दो फॉर्म होते हैं। सल्फर के कौन से फॉर्म होते हैं? सल्फर के बेसिकली दो एलाइट्रोपिक फॉर्म होते हैं जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक होता है रोम्बोहेड्रल, सल्फर के दो एलाइट्रोपिक फॉर्म होंगे, रोम्बोहेड्रल होता है या ऑर्थोरोम्बिक होता है, बताओ। सर वो इजीली अवेलेबल है इसलिए शायद। देखो सुनो, एक्चुअली में रूल क्या होता है बेटा, सुनो। डेल्टा एच कंबसन SO2 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेचर में पाया जाने वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नेचर में पाया जाने वाला मोस्ट स्टेबल एलाइट्रोपिक फॉर्म आप यूज करोगे। तो सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है कि नेचर में अगर 95 डिग्री सेंटीग्रेड के पहले है तो रोम्बिक फॉर्म इज मोर स्टेबल, और 95 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मोनोक्लिनिक फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्लियर है? तो अगर आपसे डेल्टा एच फॉर्मेशन ट्रांजिशन टेम्परेचर के पहले पूछा जाए तो वी विल यूज सल्फर रोम्बिक, और अगर आफ्टर ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा जाए तो वी विल यूज सल्फर मोनोक्लिनिक। तो लेकिन इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि जो भी एलाइट्रोपिक फॉर्म हम यूज करेंगे वो फॉर्म होता है मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग एलाइट्रोप होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग एलाइट्रोपिक फॉर्म। तो सल्फर के नेचुरली अकरिंग दोनों फॉर्म होते हैं ये, और भी इसके फॉर्म्स होते हैं बट वो नहीं लेंगे हम, क्यों, वो नेचुरली अकरिंग नहीं होंगे। तो वी विल यूज ऑलवेज नेचुरली अकरिंग। तो फास्फोरस में क्या होता है बेटा, फास्फोरस में ब्लैक फास्फोरस इज मोर स्टेबल, ठीक है, बट वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, उसको हमने आर्टिफिशियली बनाया है। तो हमेशा याद रखना, नेचुरली अकरिंग जो सबसे ज्यादा स्टेबल फास्फोरस का एलाइट्रोपिक फॉर्म होता है वो होता है व्हाइट। तो कभी भी हम अगर हम P4O10 P4O6 इनका डेल्टा एच फॉर्मेशन डेटा अगर लिखेंगे तो ऑलवेज वी विल यूज व्हाइट फास्फोरस, because white phosphorus is the allotropic form which is naturally occurring, and in all allotropic form which are naturally occurring, phosphorus वाले में white phosphorus is the most stable. So this is the key point. Hopefully ये बात आपको समझ आ गई है। तो जो complete question है, question number 4, what is the basicity of H6P4O9? इसको solve करो। What is the basicity of H6P4O9? देखो जरा, सबसे पहले अगर फास्फोरस या सल्फर का कोई ऑक्सी एसिड है रैंडम टाइप का जो कि रेगुलर नहीं है, फास्फोरस के हम रेगुलर क्या जानते हैं, हमें सिर्फ जो बेसिक यूनिट है वो ये 3 है। मतलब ये आप समझना कि कोई भी फास्फोरस का बेटा एसिड बना होगा, कोई भी फास्फोरस का अगर ऑक्सी एसिड बना है वो इन 3 से बना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, इसका +3, इसका +5। सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला करो, इट इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो क्या होगा, 6 × 1 + 4x + 9 × -2 = 0। तो 4x = 12, x आ गया बेटा 3। इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये बेटा इसका डेरिवेटिव होगा, किसका, इस वाले का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा। और बताओ ये कितने यूनिट रखने पड़ेंगे हमें, 4, तभी P4 आएगा। तो देखो जरा कितना आसान हो गया, ये 1 यूनिट S3PO4, S3PO3 1 यूनिट, S3PO3 2 यूनिट,
H3PO3 थर्ड यूनिट, H3PO4 फोर्थ यूनिट। H3PO3 के 4 यूनिट हो गए। और बेटा दो लोग कैसे जुड़ते हैं, दो एसिड कब जुड़ते हैं, जब उससे एक वाटर निकाल दो। तो 4 लोग कैसे जुड़ेंगे, जब उससे आप 3 पानी निकाल दो। हमेशा याद रखना। 10 लोग कैसे जुड़ेंगे बताओ, 10 लोग कैसे जुड़ेंगे, जब 9 वाटर निकाल दोगे। तो देखो जरा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो ये डेरिवेटिव किसका है, ये बात हमें चमक गई कि H3PO3 का डेरिवेटिव है। और P4 है तो यहाँ पे होल 4 कर दो, समझना ध्यान से। P4 है तो होल 4 कर दिया। और 4 लोग जुड़ेंगे कब, जब 3 वाटर माइनस कर दो। तो अब बताओ जरा, यहाँ पे क्या है, H12 P4O12। इससे अगर आप 3 वाटर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, H6 P4 और 3 ऑक्सीजन तो O9। तो बेटा ये बताओ ये क्या है, ये बेसिकली पता है क्या है, टेट्रा फॉस्फोरस एसिड। टेट्रा फॉस्फोरस एसिड है। जब दो फॉस्फोरस एसिड को आप जोड़ के, जब 2 फॉस्फोरस एसिड को आप जोड़ के एक H2 रिमूव करते हो तो उसको बोलते हैं डाई फॉस्फोरस एसिड। जब 3 को करोगे, जोड़ोगे और 2 पानी निकालोगे तो ट्राई फॉस्फोरस एसिड। जब 4 में, तो बेटा अब देखो जरा, तो अब अगर अपन ने 4 को जोड़ दिया, देखो जरा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है ना, OH OH CPOH, ये दिख रहा है ना, OH OH H। तो अब क्या होगा, हर फॉस्फोरस के पास एक एक H होगा। या आप ऐसे देखो बेटा, ये किसका डेरिवेटिव आया इसका, देखना ध्यान से। तो ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब ईच फॉस्फोरस इज कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन। तो बताओ 4 फॉस्फोरस में कितने हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच्ड होंगे, 4। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत करा करो, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। अभी तो बेटा ऐसा था, अभी मान लो 10 फॉस्फोरस एसिड का कोई स्ट्रक्चर दे देता तो आप क्या करते हैं। आपका देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। वो आएगा बेटा या तो +1 या +3 या +5। तो आप ये देख लेना वो किसका डेरिवेटिव है। उसके बाद देखना नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, उतना होल 10 होल 15 होल 20 कुछ भी कर देना। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इतना जबरदस्त आ सकता है कि बच्चे अगर दिमाग यूज नहीं करेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। जैसे मान लो ऐसे देखो, मैं तो, मेरे को बनाने को क्या है, मैं बना सकता हूँ क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो H3PO3 होल 10 ले लो, इससे बेटा कितना पानी निकालना पड़ेगा इनको जोड़ने के लिए, 9। तो ये क्या हो जाएगा, H30 P10 O30, इससे 18 हाइड्रोजन निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा, H12 और 9 ऑक्सीजन निकाल दो तो ये क्या बचा, 21। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर तो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा जिसके पास, जो थोड़ा सा डर जाता है इनऑर्गेनिक से। अब देखो इसमें बेटा सबसे पहले फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो 21 ऑक्सीजन है तो 42 माइनस +12, तो 42 +12 तो माइनस का कितना बचा, 30। 10 फॉस्फोरस है तो +3, इसका +3। इट मींस इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ H3PO3। एंड P10 है तो 10 को जोड़ना पड़ेगा और 10 लोगों को जोड़ने के लिए 9 वाटर निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब बेटा H3PO3 में हर एक फॉस्फोरस में एक पीएच बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 10 फॉस्फोरस ऐसे हैं, 10 फॉस्फोरस यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास एक एक हाइड्रोजन है और टोटल 12 हाइड्रोजन है। इट मींस इसकी बेसिसिटी क्या आएगी, 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखो एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, डाई फॉस्फोरस एसिड, ट्राई फॉस्फोरस एसिड, टेट्रा फॉस्फोरस एसिड, पेंटा, हेक्सा, डेका, कोई भी फॉस्फोरस एसिड का वर्जन लो, हमेशा बेसिसिटी 2 होगी। बेटा समझ आया। लोग गाली देंगे, बोलेंगे यार जेई पता नहीं आजकल क्या करने लगा, प्रोफेसर पागल हो गए, उनको आता है तो वो कुछ भी पढ़ाते हैं। जबकि आप देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, इसका जो डेरिवेटिव होगा, सुनो, इसका कोई भी डेरिवेटिव आए, उसकी बेसिसिटी हमेशा 0 आएगी। आप चेक कर लो, इसका कोई भी डेरिवेटिव आए, होल 100 क्यों ना आ जाए, उसकी बेसिसिटी हमेशा 2 होगी। इसका कोई भी डेरिवेटिव आए, जितने हाइड्रोजन, बिकॉज इसमें बेटा एक भी हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच नहीं होता है,
तो जितने भी होंगे सब ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे। तो कितना सुंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार बताओ अगर आपको समझ आ गया हो तो। अब देखो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इसी टाइप के कंपाउंड्स में आता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ पी पाई डी पाई linkages in trimer of SO3. So this is your question number 5. Number of p pi d pi linkages in trimer of SO3 and in trimer of metaphosphoric acid. ठीक है, पी पाई डी पाई लिंकेजेस कितने होंगे ट्राइमर ऑफ फॉस्फोरस में, ट्राइमर ऑफ SO3 में एंड ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरस एसिड। इसको सॉल्व करो। चलो देखो बेटा, सबसे पहले तो SO3 का ट्राइमर कैसे होगा, यहाँ देखो ये SO3 होता है और SO3 का आपको ट्राइमर बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा ट्राइमर, देखो जरा यहाँ सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग में जाता है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो गए, 9 ऑक्सीजन करने हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ट्राइमर ऑफ SO3। अब देखो जरा ध्यान से, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करा करो। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अब देखो जो p पाई डी पाई पाई बॉन्ड सल्फर में ही बन रहे हैं, तो अब सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन में तीनों सल्फर के p ऑर्बिटल यूज हो गए। तो ये जो सल्फर का जो अवेलेबल पाई बॉन्डिंग के लिए जो अवेलेबल ऑर्बिटल है वो क्या होगा, अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वो फिर जितने भी पाई बॉन्ड बनाए वो सब p पाई डी पाई होंगे, तो इसमें कितने p पाई डी पाई होंगे, 6 p पाई डी पाई बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो समझ आ गया, इसमें कोई डाउट किसी को, तो इसमें कोई डाउट, बिकॉज इसका sp3 इसका sp3 इसका sp3। यस सर। तो जब इस सल्फर के px py pz तीनों यूज हो गए तो जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो तो ऑब्वियस सी बात है डी ऑर्बिटल ही बनाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है जब H3PO4 से आप -H2O कर दो, 1 मोल से 1 पानी निकाल दो तो बचता है HPO3, और HPO3 ट्राइमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा HPO3 होल थ्राइस। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें भी वही होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इसमें भी 6 मेंबर्ड रिंग होता है। ठीक है, और OH P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो और एक OH, P डबल बॉन्ड हो एक OH, ये होता है ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इसका भी क्या है sp3, इसका भी क्या है sp3। तो अब इसमें p पाई तो कोई होगा नहीं, तो इसमें कितने आएंगे 3 p पाई d पाई। तो समझ आ गया ना, इसके स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। देखो कैसे, अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन जैसे CO2 है, CO2 का बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। अब इसके पास बताओ कितने अवेलेबल p ऑर्बिटल है, 2, और ऑक्सीजन के पास तो p में ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 2, और p पाई d पाई 0। ठीक है, अब अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन ऐसे देखो, किसी का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसके पास एक p अवेलेबल है, तो एक होगा p पाई
और टोटल कितने हैं 2, तो एक डेफिनेटली क्या होगा p पाई d पाई। डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे मान लो आप देखो SO3, अगर आप देखोगे SO3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, मतलब एक p पाई होगा क्योंकि एक p ऑर्बिटल बाकी है, तो एक p पाई। अब टोटल 3 है तो 2 p पाई d पाई, तो ये p पाई d पाई वाली कहानी आप होपफुली कर लोगे। कोई अगर डाउट हो तो आप पूछो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार देखो, दिख रहा है ना। IE1 का ऑर्डर बताना है आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में। IE1 के ऑर्डर में, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के ऑर्डर में इनको प्लेस करना है। IE2 बताना है आपको, बेरिलियम से लेके नियोन तक। IE3 बताना है, बोरोन से लेके नियोन तक। IE4 बताना है, कार्बन से लेके नियोन तक। IE5 बताना है, नाइट्रोजन से लेके नियोन तक। IE6 बताना है, ऑक्सीजन से नियोन तक। और IE7 बताना है, फ्लोरीन एंड नियोन में। मैं इस साइड लिख देता हूं। इसका ऑर्डर आपको बताना है किसका, IE1 का, इसका IE2 का, इसका IE3 का, इसका IE4 का, इसका IE5 का, इसका IE6 का, इसका IE7 का। बेटा ये जेई में आ सकता है, आ चुका है इनफैक्ट। IE1 IE2 इज वेरी फेमस, तो सिमिलरली वी कैन डू अप टू I7। सॉल्व करो इसको। देखो जरा, इसका अगर आप पहले सिर्फ अगर IE1 देखो, ठीक है, सिर्फ अगर IE1 देखो तो दिस इज 2s1, दिस इज 2s2, दिस इज 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, ठीक है। तो सर्किल कर लिया करो आप हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, एंड ऑब्वियस सी बात है नोबल गैस। ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको क्या करना है, जो हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और नोबल गैस हैं, उनको आपको एक स्टेप आगे कर देना है बस। तो ये क्या है, फुल्ली फिल्ड, ये क्या है, हाफ फिल्ड। और ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि उनको एक स्टेप आगे करने से अपने आंसर आ जाते हैं। तो देखो जरा IE1 का क्या आंसर आ जाएगा, देखो बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इट शुड बी द आंसर। ये आंसर होना चाहिए। बट दिस वन एंड दिस वन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोरोन, और यहाँ क्या आ जाएगा, बेरिलियम। मतलब एक जंप कर गया फुल्ली फिल्ड, और ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा ये बात सबको समझ आ गई, ये बात सबको समझ आ गई ना। हाँ सर। ठीक है, अब देखो बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IE2, इट मींस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। बेरिलियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये 2s1 हो गया, ये 2s2 हो गया, ये 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4 और ये 2p5। अब बताओ बेटा फुल्ली फिल्ड कौन है। नाउ दिस इज फुल्ली फिल्ड एंड ऑक्सीजन इज फुल्ली फिल्ड, सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस शुड बी द आंसर। बट इनको क्या कर देंगे, एक स्टेप आगे फेंक देंगे। तो अब देखो जरा IE2 का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, देखो जरा IE2। अच्छा, लिथियम क्यों कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो हीलियम जैसा हो गया, तो वो अलग पीरियड में ही पहुंच गया, तो उसका तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। देखो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, सो इट शुड बी द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बट आपको क्या करना है,
अब Ie2 देखते टाइम आपका फुल्ली फिल्ड कौन है? बोरोन। आपका हाफ फिल्ड कौन है? ऑक्सीजन। सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर ऑफ Ie2। बेटा ये बात समझ आ गया सबको? आप देखो जरा। Yes, When sir. we will discuss Ie3, when we will discuss Ie3, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, बोरॉन से दो निकल चुके हैं, तो ये लिथियम हो गया। Now this will be 2s1, this will be 2s2, this will be 2p1, this will be 2p2, this will be 2p3, this will be 2p4. So what should be the answer? Answer should be like this. Now what are the half filled and fully filled? This is fully filled and this is half filled. अब देखो बेटा बच्चा करता क्या है। बच्चा क्या करता है, जब इनको लिखेगा तो इसको एक स्टेप आगे और इसको एक स्टेप आगे कर देगा। आप ध्यान देना, आप कभी भी नोबल गैस से आगे किसी को मत कर देना। तो यहाँ पे दो जंप ना करके देखो, Ie1 में कितना जंप कराना है आपको? दो इरेगुलर। Ie2 में दो। Ie3 में आपका हाफ फील्ड वाला जंप करना बंद कर जाएगा, क्योंकि वो कभी भी जंप नहीं कर पाएगा यार। नियॉन से आगे कभी नहीं जाएगा। नियॉन है, नियॉन का पहले ही इतना ज्यादा था, दूसरा और ज्यादा होगा, तीसरा और ज्यादा होगा। तो कभी भी इस रूल में देखो, आपने हमेशा Ie1 Ie2 देखा होगा, इससे हो जाता है। अब आप Ie3 का देयर आर चांसेस कि आप ये लिख के आ जाते। देखो क्या आएगा आंसर? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 5 में से 2, मतलब ये 3, ये 4। तो अब ऑर्डर शुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब आप बोलोगे नाउ दिस इज फुल्ली फिल्ड, तो नाइट्रोजन और कार्बन को चेंज कर दो। फिर आप सोचोगे नाउ दिस विल बी फुल। तो अब यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है। इसमें कितना चेंज करना है? 2। इसमें कितना चेंज करना है? 2। इसमें कितना चेंज करना है? 1। अब अगले में भी बेटा क्या आएगा? देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो इट शुड बी द आंसर Ie4 में। Ie4 में ये आंसर आना चाहिए बेटा, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए। 4 निकल चुके हैं, सॉरी Ie4 में 3 निकल चुके हैं, कार्बन से 3 निकल चुके हैं, लिथियम। नाइट्रोजन बन जाएगा आपका बेरिलियम। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक जंप करा देना बेटा, समझ आ गया। और आगे की जंप खत्म हो गई। तो शुरू के 2 में 2-2 एक्सेप्शन है, अगले 2 में 2-2 है, और सुनना याद से, अगले 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। तो अब आगे क्या आएगा? आगे आपका जो Ie5 आएगा, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही ऑर्डर आएगा। उसके बाद अगले में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही ऑर्डर आएगा। और अगले में फ्लोरीन एंड नियॉन, यही ऑर्डर आएगा। तो मैंने आपको क्या याद करने का तरीका बताया। आप लोग पक्का गलती कर देंगे, क्योंकि जो रैंडमली क्वेश्चंस अवेलेबल है मार्केट में वो Ie1 Ie2 के हैं। Ie3 Ie4 में सिर्फ फुल्ली फिल्ड वाले को क्रॉस कराना होता है, और Ie5 6 7 में कुछ भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज आंसर आते हैं। मतलब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का उतना ज्यादा नहीं हो पाता होगा कि वो एक जंप मार पाए। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये बात समझ आ गया। नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी से, फर्स्ट वाले केस में Ie1 में नाइट्रोजन आगे है, Ie2 में ऑक्सीजन आगे है, Ie3 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन आगे है, Ie4 में अगेन नाइट्रोजन आगे हो जाता है ऑक्सीजन से। तो इस तरीके का पैटर्न अगर आपको पता है तो आप जेईई एडवांस का बहुत शानदार क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछो। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखना है बेटा, ये बताओ पहले जीरेड आ रहा है या पहले अनजीरेड हम बोल रहे हैं? पहले हम जीरेड बोलते हैं फिर अनजीरेड, ठीक है। तो बताओ पहले बॉन्डिंग बोलोगे या पहले एंटी बॉन्डिंग? बोलो। तो जीरेड होता है, देखो जरा क्या जीरेड होता है, पहले सिग्मा आता है, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जीरेड होते हैं।
अब इसका उल्टा कर दो, तो पाई सिग्मा को उल्टा पाई करा तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। ध्यान से समझना है बात, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो जी रेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम किसको बोलेंगे? जी रेड पहले आया, सिग्मा पहले आया, बॉन्डिंग पहले आया। या सिग्मा पाई में हम पहले क्या बोलते हैं? सिग्मा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में हम पहले क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। जी रेड एन जी रेड में हम पहले क्या बोलते हैं? तो बस आपको ये चमक गया, जी रेड सिग्मा बॉन्डिंग। अब एक चेंज करा, नहीं पाई, एक सेकंड, एक चेंज करना पड़ेगा ना, एक सेकंड रुको। हाँ देखो जरा, जी रेड क्या था? जी रेड सिग्मा बॉन्डिंग, तो फिर पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, अभी समझाता हूँ ये कैसे होता है। अब अगर ये सिग्मा है तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बचाए, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये हो जाएगा, और पाई बॉन्डिंग, तो पाई का बॉन्डिंग एमओ, ये की पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे अब अगर हमसे पूछा जाए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई स्टार 2py, सॉरी पाई 2py, पाई 2pz, सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। क्वेश्चन ये आएगा इनमें कौन कौन से जी रेड है, तो बताओ ये कौन सा है? ये सिग्मा बॉन्डिंग, तो ये होगा जी रेड। ये क्या हो गया? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो अनजीरेड। सिग्मा बॉन्डिंग जी रेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, सिग्मा बॉन्डिंग जी रेड, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड, पाई एंटी बॉन्डिंग जी रेड, पाई एंटी बॉन्डिंग, सॉरी ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है तो अनजीरेड, पाई एंटी बॉन्डिंग जी रेड। बेटा ये समझ आ गया? आंसर कर दोगे आप? बोलो, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑर्बिटल जी रेड होगा, कौन सा अनजी रेड होगा? क्या याद रखना, सिग्मा बॉन्डिंग, तो सिग्मा अगर बॉन्डिंग है तो पाई एंटी बॉन्डिंग होगा, वो जी रेड हो गया। अब अगर सिग्मा बॉन्डिंग जी रेड है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? अनजी रेड। और पाई एंटी बॉन्डिंग अगर जी रेड है तो पाई बॉन्डिंग अनजी रेड होगा। क्लियर है इतना? अब देखो जरा, ये क्या होता है जी रेड अनजी रेड का मतलब? बेटा ये बताओ, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s कैसे बनता है? ये बनता है सेम फेज ओवरलैपिंग से, है ना? यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये 1s हो सकता है और 2s हो सकता है, 1s 1s और 2s 2s। ये अगर सेम फेज इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या होता है? ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसका फोटो कैसा देखेगा आपको? ये कैसा बन जाएगा? सिग्मा 1s, तो इनका जो फॉर्मेशन होगा, एक्चुअली में सिग्मा 1s में दो होंगे। देखो जरा ऐसे देखो, जब 1s प्लस 1s इंटरेक्शन करेगा तो एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो, उसका रिजल्ट ये होता है। क्लियर है? सेम फेज ओवरलैपिंग। और अपोजिट फेज ओवरलैपिंग में क्या होगा? ये 1s थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये 1s थोड़ा सा दूर भागेगा, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 1s और ये हो गया सिग्मा 1s। ये बात समझ आ गई? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर सेम फेज, अगर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमेशा लोब का साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा वो दूर दूर चले जाएंगे। क्लियर है बात? बेटा दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो अब बताओ इनमें जी रेड कौन सा है? इसमें जी रेड कौन सा है? ये वाला। अनजीरेड वाला। कौन सा हो जाएगा? ये वाला। क्लियर है बेटा ये बात? अभी जी रेड अनजीरेड का मतलब बताऊंगा। अब बताओ इसमें सिग्मा 1s में नोडल प्लेन कितने हैं? नोडल प्लेन इसमें 0 है, इसमें नोडल प्लेन 1 बन गया। तो बात समझ आ रही है ना? बोलो। Similarly, we can do for 2s plus 2s.
तो 2s प्लस 2s से क्या होगा, एक सिग्मा 2s बनेगा और एक सिग्मा स्टार 2s बनेगा। ये जीरेड होगा, ये अनजीरेड होगा। इसमें नोडल प्लेन एक जीरो होगा, इसमें नोडल प्लेन एक होगा। क्लियर है? इसमें नोडल प्लेन जीरो होगा, इसमें नोडल प्लेन 1 होगा। इतनी बात ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट 1s प्लस 1s और 2s प्लस 2p, 2s प्लस 2s। अब देखो जरा, अब अगर हम देखेंगे, लेट्स से px प्लस px, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर डाले एंड x एक्सिस इज द आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है? तो क्या होगा, देखो यहाँ देखो, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2px और ऐसा कुछ होगा सिग्मा 2px। ये समझ आ गया बेटा? ये लोग देखो इंक्रीज हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों लोग दूर जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, और इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस। इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, 1 सॉरी 2, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें नोडल प्लेन 3 हो गए। तो ये बात समझ आ रही है? और सिग्मा बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, जीरेड, और ये क्या हो जाएगा, अनजीरेड। क्लियर है बात? बोलो बेटा, ये समझ आ गया सबको? बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, अब देखो जरा, सर अब अगर py प्लस py बात करी जाए और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में तो प्लस प्लस, डिस्ट्रक्टिव में प्लस माइनस सामने सामने। इसमें बेटा कुछ ऐसा बनेगा, प्लस प्लस बड़ा हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस। डिस्ट्रक्टिव में एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। इसमें नोडल प्लेन एक है, ये वाला। इसमें नोडल प्लेन एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें नोडल प्लेन 2 हो गए। ये आपका पाई बॉन्डिंग है, तो पाई 2py, और ये हो गया पाई स्टार 2py। तो ये पाई बॉन्डिंग है, तो ये होगा अनजीरेड, और पाई एंटी बॉन्डिंग होगा जीरेड। ये बेटा समझ आ गया? अब मैंने आपको इतना समझा दिया, अब आप ये सोचो जीरेड अनजीरेड क्या हो। बेटा आपको एक जबरदस्त बात बताता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने देखा है कि बहुत अच्छे बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक टर्म होता है आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज और एक होता है आइसो ज्योमेट्रिकल स्पीसीज, ठीक है? बेटा बिल्कुल दिमाग मत लगाना, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? अदरवाइज मिस्टेक इसमें आप कर सकते हो। आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज होते हैं जिनका शेप सेम हो, ऐसे दो स्पीसीज जिनका शेप सेम हो। और आइसो ज्योमेट्रिकल स्पीसीज होते हैं सेम ज्योमेट्री वाले, और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं। बेसिकली सेम स्टेरिक नंबर, सेम स्टेरिक नंबर अगर है सेम स्टेरिक नंबर है, और स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर्स। तो अब मैं 4 कंपाउंड ले रहा हूं, ठीक है?
CH4 H2O SnCl2 एंड MnO4 माइनस। ये कंपाउंड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको बताना है कौन कौन से पेयर आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स बताने हैं और आइसो ज्योमेट्रिकल पेयर्स बताना है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन। हाँ देखो बेटा, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है 0, तो स्टेरिक नंबर इसका 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 4 है। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसका क्या आएगा? सबका हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, तो स्टेरिक नंबर लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शेप, यहाँ पे ज्योमेट्री। अच्छा, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो बेटा ज्योमेट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है, आफ्टर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। और यहाँ पे स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर 4 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और शेप भी इसका टेट्राहेड्रल होता है। इसमें कोई तकलीफ? इसमें 2 + 2 होगा 4। इसका जो ज्योमेट्री आएगा वो तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल आएगा, है ना। तो बेसिकली टेट्राहेड्रल ही है बट हल्का सा डिस्टॉर्शन आएगा। शेप इसका बेंट आएगा। क्लियर है बात? SnCl2 कार्बन फैमिली है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यूज हो गए, 2 बचे हैं, तो 2 + 1। इसका स्टेरिक नंबर 3 आएगा और इसका 3 है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में, 3 है तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री होगा। हाँ, ज्योमेट्री याद रखना, अगर नथिंग इज स्पेसिफाइड देन ज्योमेट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके बताना होता है। जब इलेक्ट्रॉन आप कंसीडर करोगे तो ट्राइगोनल प्लेनर आएगा और शेप में इलेक्ट्रॉन हटा के बताना होता है। तो आप ट्राइगोनल प्लेनर से एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो बेंट आ जाएगा। और इसका आपको मालूम है स्टेरिक नंबर 4 ही होता है ना। और ये टेट्राहेड्रल आएगा, कोई लोन पेयर नहीं है, तो फिर शेप और ज्योमेट्री सेम है। ठीक है, अब देखो शेप किन दोनों का सेम है, 3 और 4 का। तो शेप सेम होने से आइसो स्ट्रक्चरल होगा। तो बेसिकली ये बी एंड सी आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, बी एंड सी पेयर आइसो स्ट्रक्चरल होगा एंड ए एंड डी पेयर आइसो स्ट्रक्चरल होगा। एंड ज्योमेट्री किन 3 का सेम है, ए बी एंड डी। तो ए बी डी आइसो ज्योमेट्रिकल पेयर होंगे और BC अलग और AD अलग, ये आपके आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। बेटा ये बात समझ आ गई? बोलो, बताओ भाई। हाँ सर। ठीक है, अब देखो जरा इसमें क्या गड़बड़ होता है। एक क्वेश्चन आता है, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज मस्ट हैव, पहला ऑप्शन सेम स्टेरिक नंबर, दूसरा सेम सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सेम पाई बॉन्ड, चौथा सेम लोन पेयर। बताओ क्या आएगा आंसर? आइसो स्ट्रक्चरल मतलब शेप सेम होनी चाहिए, शेप सेम होना चाहिए मतलब सिग्मा बॉन्ड सेम होना चाहिए। पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। लोन पेयर, अब देखो एक ऐसा केस हो सकता है, यहाँ देखो बेटा, जैसे sp का शेप कैसा होता है, लीनियर, और sp3d में एक फॉर्म होता है 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, ये भी लीनियर होता है। तो ये सुनो, sp का एक फॉर्म लीनियर होता है, sp3d का भी एक फॉर्म लीनियर होता है जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये दोनों देखो क्या हो गए,
क्या इनका स्टेरिक नंबर सेम है? नो। क्या इनमें लोन पेयर सेम है? नो। क्या इनमें स्टेरिक नंबर लोन पेयर सेम नहीं है? क्या इनमें पाई वन का तो कोई रोल ही नहीं है। बट याद रखना, अगर कोई आइसो स्ट्रक्चरल है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड सेम जरूर होंगे, ये बात याद रखना। अब देखो इसमें एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। वो जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। XgF6 एंड TeBr6 2-, ये बताओ आइसो स्ट्रक्चरल होंगे या आइसो ज्योमेट्रिकल होंगे? XgF6 एंड TeBr6 2-, ये आइसो स्ट्रक्चरल पेयर है या आइसो ज्योमेट्रिकल पेयर है, या दोनों हो सकते हैं, दोनों हैं, या फिर कोई नहीं है? अच्छा देखो जरा, इसमें बेटा स्टेरिक नंबर कितना है XgF6 में? 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। और TeBr6 में स्टेरिक नंबर कितना है? 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो 7 तो अगर सेम स्टेरिक नंबर है, अगर सेम स्टेरिक नंबर है तो ये पक्का आइसो ज्योमेट्रिकल तो हो जाएंगे। आइसो ज्योमेट्रिकल तो ये होंगे, बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। अब देखो जरा, इसका शेप क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बोलो। और इसका सिखाया था रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ये तो सिखाया था ना मैंने। ये बताया आप लोग को स्टेरिकली इनर्ट, इसमें स्टेरिकली इनर्ट ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है, स्टेरिकली इनर्ट लोन पेयर होता है इसमें, और इसमें होता है स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर। जो 6 बॉन्ड पेयर हैं उनको ये डिस्टॉर्ट कर रहा है लोन पेयर, इसमें जो 6 बॉन्ड पेयर हैं उनको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, ठंडा पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो लोन पेयर होगा वो स्टेरिकली एक्टिव होगा और ये स्टेरिकली इनएक्टिव होगा। याद रखना यही मिस्टेक बच्चे करते हैं। इसका स्टेरिक नंबर 7 तो सही है, बट इसका स्टेरिक नंबर 7 नहीं है। जो स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन होती है, हमेशा याद रखना बेटा ये बात, जो स्टेरिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर वो भी वो जो शेप में कंट्रीब्यूशन दे, मतलब स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर होने चाहिए बेटा। अदरवाइज आप उसको, आपको लगेगा तो वहां स्टेरिक नंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है बट करेगा नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को हायर स्टडीज में बेटा बोलते हैं सूडो स्टेरिक सेंटर। क्या बोलते हैं? देखो इसका 7 दिख रहा है बट एक्चुअली में दिस इज स्टेरिक नंबर 6। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल अगर है तो इसका जो लोन पेयर है वो शेप और ज्योमेट्री में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहा है। या आप ऐसे बोलो कि इस तरीके से ये है कि ये बिल्कुल इनर्ट पड़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे इसका स्टेरिक नंबर पूछा जाए तो ये सूडो 7 होगा। सूडो 7 मतलब क्या है? 7 दिख रहा है बट 7 होगा नहीं। इन रियलिटी उसका जो स्टेरिक नंबर होगा वो 6 होगा। हमेशा याद रखना स्टेरिक नंबर में बेटा जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के साथ आप नंबर ऑफ लोन पेयर लेते हो, दैट लोन पेयर शुड बी इन स्टेरिकली एक्टिव, दैट शुड बी स्टेरिकली एक्टिव। जैसे एक और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये डेफिनेटली आइसोज्योमेट्रिकल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका स्टेरिक नंबर सेम नहीं है। स्टेरिक नंबर सेम नहीं है बट हाँ शेप दोनों का ऑक्टाहेड्रल है, शेप दोनों का ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल आप बोल सकते हो क्योंकि इनका शेप सेम है, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल। तो आप ये बोल सकते हो, बट ये पक्का आइसोज्योमेट्रिकल नहीं है। आपसे क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा आइसोज्योमेट्रिकल है या नहीं है, बच्चे 100% टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यही पढ़ा आपने, इसका स्टेरिक नंबर 7, इसका स्टेरिक नंबर 7। क्लियर है? 7 है इसका स्टेरिक नंबर। ठीक है, ये 7 जैसा दिखता है बट इन रियलिटी
काम ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 6 जैसी हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो 7 स्टेरिक नंबर। सिमिलरली आप देखो एक और कर सकते हो, NH3 एंड PS3, NH3 एंड PS3। NH3 का लोन पेयर डिस्टॉर्शन में पार्ट करता है, लेकिन इसका लोन पेयर ठंडा पड़ा रहता है, तो इसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा 3+1 और इसका आएगा 3+0। इसका स्टेरिक नंबर है 3 और इसका है 4। देखो अब इसका आप बोल सकते हो सूडो 4, PS3 का आप स्टेरिक नंबर सूडो 4 बोल सकते हो। देखने में 4 है बट वो एक्चुअली में 3 है, इसको बोलते हैं सूडो स्टेरिक नंबर। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अगर बेटा देखने में बिल्कुल सेम है NH3 PS3, बट इनको हम आइसोज्योमेट्रिकल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका लोन पेयर इनएक्टिव ऑर्बिटल में है और इसका एक्टिव ऑर्बिटल में है, तो दोनों का स्टेरिक नंबर इन रियलिटी डिफरेंट होगा और आइसोस्ट्रक्चरल ये दोनों यूनिट नहीं होंगे, ये बात याद रखना।